तो आ गए आप मेरे वीडियो में फिर से। इसका मतलब आप एक कैरावैन प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी ले, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहे हो वो वाली गाड़ी। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गाइस, इस वीडियो को बनाते हुए मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को ये वीडियो बनाना है उन लोगों के लिए जिनको कैरावैन्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हेल्प ली है अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर से और जानने की कोशिश करी है कि वो लोग हैं कौन, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी प्लानिंग किस तरीके से हो रही है। तो अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे तो आई एम 100% श्योर आपके जो डाउट्स हैं कैरावैन से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। गाइज, आपके लिए सही व्हीकल कौन सा रहेगा ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। और मेरा सवाल है कि आपको कैरावैनिंग करनी क्यों है? क्यों ढूंढ रहे हो भाई आप राइट व्हीकल? क्या ये बहुत कूल लगता है, या आपको यूट्यूबर बनना है, या आपको खाना खजाना खेलना है? क्या रीजन है आपका? मैं एक ब्रेक लूंगा 1 सेकंड का और आप मुझे सोच के बताओ कि आपको कैरावैनिंग करनी क्यों है। और गाइज, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कैरावैनिंग एक कमिटमेंट है गाइज। इसमें आपका समय और इसमें आपका पैसा दोनों ही लगता है और अच्छी खासी मात्रा में लगता है। गाइज, आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी, अच्छा परिवार होगा, एक अच्छा घर होगा, आप क्यों एक छोटे से कंजस्टेड से स्पेस में स्क्वीज होके रहना चाहते हो? क्या रीजन है आपका? गाइज, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछो तो मेरा जवाब तो बिल्कुल क्लियर है। मैं नेचुरल तरीकों से अपनी जिंदगी स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर ना बना हो कि कौन सी गाड़ी है आपके पास, कौन सा मकान है आपके पास, और जितना ज्यादा हो सके मैं नेचर के पास रहना चाहता हूँ। मेरा ये रीजन है वैन लाइफ को चूज करने का। मेरा बिल्कुल क्लियर है यार, मुझे ना अच्छा खाना खाना है, मुझे अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करनी है और अच्छी बातें करनी है। गाइस, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन अभी तक नहीं है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ लो कि आपको क्यों कैरावैनिंग करनी है। वरना होगा क्या कि 6 महीने बाद ना आपकी जो गाड़ी है जो आपने इतने प्यार और शिद्दत से बनाई है वो कहीं धूल मिट्टी खा रही होगी और फिर आपका कॉल आएगा मेरे पास या किसी और के पास कि ध्रुव भाई इस गाड़ी को बेचना है, चला हम पा ही रहे और इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। ये नहीं करना दोस्तों। सो गाइस, मुझे ना एक ऐसा जुगाड़ मिला है जो आपकी करंट गाड़ी को, चाहे आपके पास गुरखा हो, थार हो, जैसे मेरे पास बोलेरो है, इन सारी गाड़ियों को पूरा फुल फ्लेजेड कैरावैन में कन्वर्ट कर देगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको पता लग गया है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, किस जुगाड़ की बात कर रहा हूं, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताओ। और एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, ये वेस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये चीज वेस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसका आंसर, ये चीज है क्या, ये जुगाड़ है क्या, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो अगर आपको पता लग गया है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताओ। सो गाइस, इस वीडियो को बनाते हुए मैंने और मेरी टीम ने कुछ रूल्स सेटअप किए हैं गाड़ियों को डिसाइड करने में। पहला रूल है कि अगर मैं यूज्ड गाड़ियों की बात करूंगा तो प्लीज समझ जाना मैं बात कर रहा हूं 100,000 किलोमीटर ऑन ओडोमीटर या फिर एटलीस्ट 3 साल पुराना व्हीकल, और ये सब कुछ मैंने उठाया है OLX से। रूल नंबर 2, मेरी प्रायोरिटी है कम से कम बजट की गाड़ियां उठाई जाए। हर सेगमेंट की सस्ती गाड़ियां पहले उठाई जाए क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन में खर्चा आता है और वो खर्चा डिसेंट होता है, तो सस्ती गाड़ी होगी, कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा। एंड नंबर 3, मेरी 100% प्रायोरिटी है केवल वही गाड़ियां मेरी लिस्ट में आए जो गाड़ियां प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करी जा सके। मैं कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो प्राइवेटली कैरावैन को ओन करना चाहते हैं। तो जो गाड़ी प्राइवेट रजिस्टर हो सकती है केवल उसी का नाम इस लिस्ट में है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन है जो छोड़ दिए क्योंकि वो प्राइवेटली रजिस्टर नहीं हो सकते। मैं आपको आज एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जो आपको मेरे नजरिए से गाड़ियों को देखना सिखा देगा। मतलब मैं किसी गाड़ी को जब देखता हूं तो क्या देखता हूं, कैसे पता चलता है कि ये कैरावैन अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, और आपको कैसे मैं सलाह दे पाता हूं। तो मेरा एक 4 स्टेप का प्रोसेस है, मैं आपको वो चारों स्टेप अभी बताने वाला हूं। सो सबसे पहला क्राइटेरिया है फ्लैट वॉल्स। फ्लैट वॉल्स क्या होता है? गाड़ियां देखिए आपने कर्व्स में आती है, भाई मुझे कर्व्स बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि जब आप किसी कर्व को उठाते हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप उसको फ्लैट करते हो। तो अगर आपको डायरेक्टली फ्लैट वॉल मिल जाए वेस्टेज नहीं होती। तो कोई भी गाड़ी जिसमें फ्लैट वॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर आ जाती है। नंबर 2, पार्ट्स अवेलेबिलिटी। भाई ऐसी गाड़ी लेके फायदा क्या जिसके पार्ट्स ही ना मिले या महंगे मिले। भाई गाइस, कैरावैन एक ऐसी चीज है जो पूरा साल आप लोग नहीं चला सकते, वो काफी टाइम पार्क्ड रहेगी और खड़ी गाड़ी ज्यादा खर्चा देती है। तो जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, जो मेंटेनेंस है, आफ्टर सेल सर्विस है, वो ज्यादा आपकी पॉकेट को हिट नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी सेकंड प्रेफरेंस होती है पार्ट्स की और आफ्टर सेल सर्विस की अच्छी अवेलेबिलिटी। मेरा थर्ड क्राइटेरिया होता है अंडर बॉडी।
गाड़ियों के अंडर बॉडी में स्पेस होना चाहिए भाई। पानी की टंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरावैन बना रहे हो पानी चाहिए होता है। तो जो नीचे का एरिया है वहां पे मुझे पानी की टंकियां लगानी है। पानी की टंकी लगाने के लिए स्पेस चाहिए। जो गाड़ियों में पानी की टंकी का स्पेस नहीं मिलता वो मेरी क्राइटेरिया लिस्ट में नीचे आ जाती है, क्योंकि भाई आप छत पे तो पानी डालोगे नहीं। मैंने देखा है काफी सारे लोगों को कि वो छत पे पानी डालते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी पहली गाड़ी में यही गलती करी थी, छत पे टंकी डाल दी। वही है ना कि इतनी सारी गलतियां कर ली हैं, तो अब आपको मैं छाती चौड़ी करके बता सकता हूँ कि छत पे टंकी नहीं डालनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी खराब हो जाएगी। तो टंकी जाएगी अंडर बॉडी। अंडर बॉडी में जगह होनी चाहिए कि मैं टंकी को फिट कर सकूं। एंड क्राइटेरिया नंबर 4, लो एंड टॉर्क। अब गाइस ये गाड़ियां इस तरीके से बनी होती है कि इनमें काफी लोड होता है तो आप इसको ज्यादा तेज नहीं चला सकते। तो आपके लिए जो मायने रखता है वो ये है कि आपकी गाड़ी कहीं फंसे नहीं, और उसके लिए आपको चाहिए होता है लो एंड टॉर्क। अब छोटा सा होमवर्क, गो डू अ गूगल सर्च व्हाट इज लो एंड टॉर्क। जिन गाड़ियों में लो एंड टॉर्क अच्छा है आपको उन्हीं गाड़ियों को सिलेक्ट करना है। अब ये जो 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए, जब भी आप अगली किसी गाड़ी को इवैल्यूएट कर रहे हो तो पहले इन 4 क्राइटेरिया में एक मार्किंग कर देना। आपको पता लग जाएगा कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी गाड़ी अच्छी नहीं है। हाँ, ऐसी कोई भी आपको गाड़ी नहीं मिलेगी जिसमें ये चारों के चारों पॉइंट नंबर 1 पे हो। बट अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है, कितना पानी चाहिए आपको, कैसा लो एंड टॉर्क चाहिए आपको, फ्लैट वॉल्स कितनी मिल रही हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हर बिल्ड में होता ही होता है जब आप व्हीकल सिलेक्ट कर रहे हो। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है इंडिया में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं कैटेगरी 1 की तरफ। कैटेगरी 1 है माइक्रो वैन्स, और इस कैटेगरी में मैंने प्राइस रेंज रखा है 0 to 8 लाख रुपए। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा इस कैटेगरी में लास्ट ईयर सिर्फ 2 ही गाड़ी थी। उनमें से पहली गाड़ी थी मारुति सुजुकी इको, जिसने अपनी पोजीशन इस साल भी मेंटेन करके रखी है। इस गाड़ी का फ्यूल टाइप है पेट्रोल, ये रियर व्हील ड्राइव है। इसकी ब्रांड न्यू गाड़ी की कॉस्ट है लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए। अगर आप मार्केट में यूज्ड ऑप्शन ढूंढते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बजट में एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये कैरावैन की तरह रजिस्टर की जा सकती है, तो मेरा आंसर है हाँ, ये करी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मारुति इको किसको लेनी चाहिए। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जिसको कैंपिंग स्टार्ट करना है, या आप एक कपल है जिनको काफी कुछ एक्सप्लोर करना है, होटल के खर्चे बचाने हैं, तो आप इस गाड़ी को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। एक प्रो टिप आपको देता हूं, जब आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका पेट्रोल वर्जन लें, आप इसका CNG वर्जन ना लें। और पेट्रोल में भी एक स्टैंडर्ड वर्जन आता है जिसमें AC नहीं होता, तो आपको वो नहीं लेके AC वाला वर्जन लेना है जिसमें एयर कंडीशनर इनबिल्ट आता है। गाइस इस गाड़ी में जो फ्लोर आता है वो बिल्कुल भी समतल नहीं है, तो सबसे पहले आपको फ्लोर को इवन करना है, जिसके लिए आप प्लाईबोर्ड का यूज कर सकते हैं। लगभग 18 mm का प्लाईबोर्ड आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप बाकी का कंस्ट्रक्शन करें। एक और प्रो टिप देता हूं, जब भी आप इस गाड़ी को बिल्ड करें प्लीज मेक श्योर कि हाइट इतनी ज्यादा ना हो जाए कि आपका सर रूफ पे लगने लगे, क्योंकि ओवरऑल इस गाड़ी की हाइट काफी कम है। इस गाड़ी में 2 स्लाइडिंग डोर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इस गाड़ी में एक अच्छा खासा पुल आउट किचन बन सकता है, और सोने के लिए एक इसमें फ्लिप ओपन बेड बन सकता है। अगर आपने मेरा इको का कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके इस कंस्ट्रक्शन को देखिए। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल इको कन्वर्ट करी थी जिसमें पूरा पाइन वुड का इंटीरियर यूज किया गया है, और पूरी गाड़ी को एक लग्जरी फील दिया गया है। इस गाड़ी में सोलर पैनल इंस्टॉल करके एक 100 एम्पेयर की बैटरी रखी गई है, और एक इन्वर्टर के साथ उसको कनेक्ट करके पूरा का पूरा बिजली का काम किया गया है। इस गाड़ी में 2 वाटर टैंक्स इनबिल्ट हैं। एक वाटर टैंक इसका बोनेट के अंदर आता है, और एक वाटर टैंक इसका अंडर बॉडी आता है। शावर के लिए एक एक्सटर्नल आप टेंट ले सकते हैं Amazon से, जिसकी लिंक आपको मेरे Amazon के पेज पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। रियर व्हील होने के कारण इस गाड़ी में ट्रैक्शन हमेशा बना रहता है, और इसकी परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है। तो आप इस गाड़ी को बेझिझक कहीं भी लेके जा सकते हैं एज अ कैरावैन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस गाड़ी में आप ऑनिंग ना लगाएं, और ऑनिंग के बजाय एक टार्प खरीद लें। ओवरऑल लगभग 2 से 3 लाख रुपए के बजट में एक फुल फ्लेजेड कैंपर आपके लिए तैयार हो जाएगा, जो कि कहीं नहीं रुकेगा, और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए अब इस कैटेगरी की सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं। एंड बाय द वे, लास्ट ईयर जो सेकंड एंट्री थी वो थी निसान इवेलिया, बट इस साल मैंने निसान इवेलिया को इस कैटेगरी से हटा दिया है, और उसके पीछे एक बहुत ही बेसिक रीजन है कि पिछले 6 महीने में मैंने बहुत कोशिश करी कि कोई अच्छी निसान इवेलिया, यूज्ड निसान इवेलिया मिल जाए,
बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं मिली, हेंस इसको इस कैटेगरी में डाल के कोई फायदा ही नहीं है। तो इस साल की जो सेकंड गाड़ी इस कैटेगरी में आने वाली है वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। ट्राइबर एक 7 सीटर एमयूवी है जिसकी स्टार्टिंग रेंज लगभग 7 लाख रुपए की है और ये एक पेट्रोल गाड़ी है। अगर आप यूज्ड गाड़ी की बात करें तो लगभग 5 लाख रुपए तक की रेंज में ये गाड़ी आपको यूज्ड मिल जानी चाहिए। इको के मुकाबले ये गाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है और ज्यादा पावरफुल भी है। इको के मुकाबले इसका जो एवरेज है, फ्यूल इकोनॉमी है, वो भी ज्यादा है। लगभग 18 से 20 का एवरेज ये इजीली निकाल देती है। इसमें भी आप 2 लोगों के लिए इजीली एक बेड बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप एक वाटर टैंक इंस्टॉल कर सकते हैं, छत में सोलर पावर इंस्टॉल कर सकते हैं, एक पुल आउट किचन बना सकते हैं जिसमें आपकी सारी की सारी ग्रोसरीज आ जाएंगी, प्लस एक टॉयलेट टेंट रख सकते हैं जिसको आप वॉशरूम की तरह यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको इको से कुछ बेटर चाहिए, एक कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए जिसको आपको चलाने में भी टायर्डनेस ना हो। और हाँ, मैं बताना भूल गया था, इको का जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक है, वो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है। वर्सेस ट्राइबर में जो स्टीयरिंग आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और वो बहुत लाइट है। सो एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप 2 लाख रुपए ज्यादा फूक के ट्राइबर की तरफ अपग्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इको से ये गाड़ी हर पहलू में बेटर है एक्सेप्ट आफ्टर सेल सर्विस, जिसका मतलब है मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस के मामले में ये गाड़ी इको से थोड़ी महंगी पड़ सकती है। अगर आपके पास कोई ड्राइवर है और आप उसको मुझसे बिल्ड करवाना चाहते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए के बजट में एक पूरा का पूरा सेटअप बना के मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें पानी भी होगा, बिजली भी होगी, सोने की बैठने की सुविधा भी होगी, एक शावर टेंट भी होगा। तो मुझसे बिल्ड करवाने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपकी गाड़ी बिल्ड करने में मुझे बहुत खुशी होगी। इस कैटेगरी में इस साल की 3rd एंट्री है मारुति सुजुकी अर्टिगा की। अर्टिगा की एक बड़ी बहन भी आती है जिसको बोलते हैं XL6, बट हम XL6 के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मारुति अर्टिगा से ज्यादा महंगी है। बट दोनों के डायमेंशन सेम है, दोनों के स्पेक्स 100% सेम है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अर्टिगा की बात करेंगे। जिनके पास XL6 है वो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में अभी तक की सबसे दमदार, सबसे बड़े इंजन वाली गाड़ी अर्टिगा ही है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। स्पेस के मामले में इसमें ट्राइबर और इको दोनों से ज्यादा स्पेस है और प्राइस में भी ये उन दोनों गाड़ियों से महंगी ही है। अर्टिगा में भी वही सब कंस्ट्रक्शन हो सकता है जो ट्राइबर में हो सकता है या इको में हो सकता है। हाउएवर अर्टिगा की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो ट्राइबर से कम है। तो ये वाली बात आपको दिमाग में रखनी है। और अगर आपके पास एक अर्टिगा है तो उसको बिल्ड करने की कॉस्ट आपकी 2.5 लाख से 3 लाख आनी चाहिए लगभग। गाइज, इस साल मैंने हर कैटेगरी में एक आई विश सेक्शन भी बनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आई विश सेक्शन है क्या। ये वो गाड़ियां होने वाली हैं जो आई पर्सनली विश प्राइवेट प्लेट में आती होती। अगर ये गाड़ियां प्राइवेट नंबर में आती होती तो हमारा गेम बिल्कुल चेंज हो जाता। सो आई विश में सबसे पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी सुपर कैरी। गाइस, सुपर कैरी एक बहुत ही अमेजिंग व्हीकल है जिसमें 1200 सीसी का इंजन लगा हुआ है और ये 2 सीटर पिकअप ट्रक है। इसके पीछे एक डाला आता है और उस डाले में आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। ये लगभग 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में आता है। इस गाड़ी की बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपका कंस्ट्रक्शन स्पेस आपके हिसाब से डेवलप हो सकता है। सो आई विश अगर ये गाड़ी अवेलेबल होती प्राइवेट प्लेट में तो मैं एक इसको आपको बना के दिखाता। और आई विश सेक्शन में दूसरी गाड़ी है निसान एवेलिया। गाइज, आई सो लव निसान एवेलिया। इंडिया की बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है कि एवेलिया यहाँ पे बिक ही नहीं पाई और अब जब कैरावैनिंग का कल्चर इंडिया में उठ रहा है तो निसान एवेलिया मिलती ही नहीं है। तो आई विश निसान एवेलिया भी मार्केट में होती। अगर मार्केट में निसान एवेलिया होती तो मैं आई कैन गारंटी सबसे ज्यादा बिकने वाली कैरावैन यही होती। सो अगर निसान ये वीडियो देख रहा है, यू गाइज शुड ब्रिंग योर व्हीकल बैक इन द कंट्री। अब इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। यहाँ थोड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे पिकअप ट्रक्स और 9 सीटर व्हीकल्स आ जाएंगे। सो इस वाली कैटेगरी में थोड़ी रेंज भी ज्यादा होगी। इस कैटेगरी की पहली गाड़ी है ईसुजू डी-मैक्स। ईसुजू डी-मैक्स एक बहुत ही केपेबल पिकअप ट्रक है। इसका फ्यूल टाइप है डीजल और ये लगभग 14 से 15 की फ्यूल इकोनॉमी डिलीवर करता है। इस गाड़ी की ब्रांड न्यू कीमत लगभग 14 लाख रुपए है और यूज्ड ऑप्शंस आपको 8 से 9 लाख रुपए में मिल जाने चाहिए।
इस कैटेगरी में मेरा अगला पिक है बोलेरो पिकअप। अगेन वेरी 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 केपेबल व्हीकल। द बेस्ट पार्ट अबाउट बोलेरो इज इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। ये इंडिया के हर कॉर्नर में इसके स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। इसका फ्यूल टाइप भी डीजल है और इसका एवरेज लगभग 13 से 14 का निकलता है। अगर आप आरटीओ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस गाड़ी में भी आप आरटीओ से कैरावैन पासिंग ले सकते हैं, बशर्ते आपकी गाड़ी 3 साल से अंडर होनी चाहिए। बोलेरो पिकअप का एक डाउनसाइड भी है। डाउनसाइड ये है कि जो इसकी विड्थ है वो इस सेगमेंट में बाकी पिकअप ट्रक्स के मुकाबले थोड़ी कम है, तो इसमें आपको 6 फीट का कंस्ट्रक्शन स्पेस विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलता। ब्रांड न्यू की कीमत लगभग 11 से 12 लाख रुपए है और यूज्ड ऑप्शंस आपको अराउंड द सेम जो डीमैक्स वाली रेंज है 8 से 9 लाख रुपए में मिल जाएंगे। और यस, ये गाड़ी भी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कैटेगरी में मेरा थर्ड पिक है टाटा योद्धा। अगर आपने मेरा योद्धा का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। टाटा योद्धा एक बहुत ही क्रेजी और बहुत ही केपेबल ऑफ रोडिंग व्हीकल है। तो योद्धा आपको उन जगहों पे ले जा सकता है जहां पे शायद डीमैक्स और बोलेरो ना ले जा सके, क्योंकि इसमें 4x4 आता है। वैसे 4x4 बोलेरो में भी आता है, मगर अब वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है काफी लिमिटेड ज्योग्राफीज के साथ, और वो भी कमर्शियल मतलब येलो नंबर प्लेट पे मिलता है। नाउ योद्धा व्हाइट नंबर प्लेट के साथ 4x4 कैपेबिलिटीज में आता है। इस गाड़ी की डायमेंशंस बिल्कुल डीमैक्स के बराबर हैं। फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये गाड़ी लगभग 12 के आसपास का एवरेज डिलीवर कर देती है कंस्ट्रक्शन से पहले। ब्रांड न्यू का प्राइस लगभग 13 लाख रुपए है और यूज्ड का प्राइस अभी शायद मार्केट में यूज्ड व्हीकल आपको मिलेगा नहीं, अगर मिलता भी है तो वो भी 9-10 लाख रुपए के आसपास ही होना चाहिए। गाइस, अब इस कैटेगरी की सारी गाड़ियों को साथ में एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मेरी फेवरेट कौन सी है, कौन सी गाड़ी इस साल की विनर होगी इस कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं डीमैक्स की। डीमैक्स की जो राइड क्वालिटी है वो बिल्कुल आपकी नॉर्मल कार की तरह है। जैसे आप अपनी रेगुलर गाड़ी चलाते हैं, एसयूवी चलाते हैं, बिल्कुल वैसी राइड क्वालिटी है। इंटीरियर्स भी वैसे ही हैं, सीट की पोजीशन, जो स्टीयरिंग का टिल्ट है, ये सब कुछ बिल्कुल आपको कार का फील देता है। वहीं बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है जो लोहा है, मतलब प्योर लोहा है, टूटेगी नहीं, कहीं पे धोखा नहीं देगी, कभी भी आपको फंसाएगी नहीं। बट कंस्ट्रक्शन स्पेस कम मिलने की वजह से इसमें आपका एक कंजेस्टेड लिविंग बनेगी। वहीं तीसरी गाड़ी है योद्धा। योद्धा बहुत केपेबल है, इसमें 4x4 आता है, तो ये आपको हर उस जगह लेके जाएगी जिस जगह पे आप जाना चाहते हो। तो अगर आप एक एक्सप्लोरर हो, आप एक वॉन्डरर हो और आपको ये चिंता नहीं करनी कि आप कहीं फंस जाओगे, तो आप योद्धा ले लो, क्योंकि योद्धा आपको कहीं भी ले जा सकती है। अब योद्धा का डाउन साइड है उसकी राइड क्वालिटी। उसका जो सस्पेंशन है वो काफी अच्छा है, बट एज कंपेयर टू डीमैक्स वो काफी हल्का पड़ जाता है। सो इस पूरी कैटेगरी में सबसे अच्छा सस्पेंशन है ईसुजू डीमैक्स का और सबसे बुरा सस्पेंशन है बोलेरो पिकअप का। पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा पावर है इस वाली कैटेगरी में बोलेरो पिकअप में। इसके बाद आती है योद्धा, मगर योद्धा में 4x4 है तो पावर का कॉम्पनसेशन वहां से हो जाता है। और लास्ट में है डीमैक्स। अब फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी है डीमैक्स की, उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी है योद्धा की और उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी है बोलेरो पिकअप की। एज अ फैमिली मैन मेरे लिए कंफर्ट, जो हाईवे पे क्रूजिंग का कंफर्ट है, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा इस साल का जो टॉप पिक है इस कैटेगरी में वो है ईसुजू डीमैक्स। चलिए अब बढ़ते हैं आई विश सेक्शन की तरफ कैटेगरी 2 में। सो आई जेन्युइनली विश की जो 2 सीटर गाड़ी आती है डीमैक्स की, जिसमें पीछे बहुत बड़ा डाला होता है, सिर्फ 2 लोगों के फ्रंट पे बैठने की जगह होती है, उसको डीमैक्स सिंगल कैब बोलते हैं। आई विश वो गाड़ी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में मिल पाती। अगर वो मिल पाती और आप 2 ही लोग हो जिन्होंने ट्रैवल करना है, तो आपका एक बहुत लैविश सा स्ट्रक्चर बन सकता था पीछे। बट अनफॉर्चुनेटली वो केवल येलो नंबर प्लेट में ही आती है। चलिए अब जानते हैं कि इस तरीके के पिकअप ट्रक का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो सकता है। सो अगर आप एक फुल फ्लेजेड कैरावैन बनाना चाहते हैं तो आपको इसका डाला रिमूव करना है और पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, जिसमें आप इधर एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं या आप एक हाई रूफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस हाई रूफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा हैसल्स नहीं लेने हैं। इसमें आप खड़े होके मूव कर सकते हो, इसमें आप आराम से 3 से 4 लोग सो सकते हो। इसमें एक आपका वॉशरूम भी निकलता है, इसमें आपका किचन भी निकलता है, इसमें ओवरहेड स्टोरेजेस भी मिलते हैं, इसमें वाटर टैंक्स भी बनते हैं, इसमें सोलर पैनल्स भी लगते हैं, इसमें एक एयर कंडीशनर भी लग जाता है। तो ओवरऑल एक बिल्कुल परफेक्ट व्हीकल है एक्सप्लोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात है, इसको चलाने का जो कंफर्ट है वो काफी अच्छा है।
और दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर हमेशा लेके नहीं चलना, तो आप एक रिमूवेबल स्ट्रक्चर भी लगा सकते हो। तो जब चाहा अपना स्ट्रक्चर लगा दिया और जब चाहा अपना स्ट्रक्चर उतार दिया, वो आपके डाले में फिट होता है। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज। आइए अब चलते हैं अगली कैटेगरी में, जिसमें थोड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी और इनका बजट भी ज्यादा होने वाला है। इस कैटेगरी का नाम मैं रख रहा हूं मिनी बसेस। सो मिनी बस कैटेगरी में सबसे पहली एंट्री है फोर्स ट्रैवलर की। गाइज, ट्रैवलर इंडिया की मोस्ट प्रेफर्ड व्हीकल है व्हेन इट कम्स टू कैंपर वैन। बाय द वे, ट्रैवलर में 4 वेरिएंट्स आते हैं और हर वेरिएंट में मल्टीपल आइट्रेशन है। पता नहीं क्या ही खिचड़ी मचाई हुई है फोर्स ने, बट सबसे छोटा आता है 3050, उसके बाद आता है 3350। अब 3350 में 2 वेरिएंट आते हैं, 3350 T1, 3350 T2। अगला वेरिएंट है 3700 और उसके ऊपर आता है 4020। अगेन 4020 में 2 वेरिएंट है, T1 एंड T2। अब एक नया आदमी जिसको आइडिया ही नहीं है कैरावैन्स का या इन कमर्शियल व्हीकल्स का, तो उसके लिए T1 और T2 काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, T1 और T2 का डिफरेंस है गाड़ी की विड्थ। तो जो T1 की विड्थ होती है वो करीबन 5.5 फीट है और T2 की जो विड्थ है वो 6 फीट से थोड़ा सा ऊपर होती है। तो कैंपर वैन बनाने के लिए आप हमेशा T2 वेरिएंट ही कंसीडर करें। गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं फोर्स ट्रैवलर के सारे वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके लिखना फोर्स ट्रैवलर। जब मैं पढ़ूंगा फोर्स ट्रैवलर और मुझे 500 लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे वेरिएंट्स को डीप डाउन जाके एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मेरा फेवरेट पिक इस कैटेगरी में है 3350 T2। गाइज, अगर आप 4 लोगों की फैमिली हो और आप लोग कंफर्टेबली वैन लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। काफी सारे सीजन्ड ओवरलैंडर्स जैसे वैन लाइफ इंडियन कपल, इन लोगों ने यही गाड़ी चूज करी है। एक तो इस गाड़ी की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको मैन्यूवर करना बहुत इजी हो जाता है। एंड नंबर 2, इसमें इनफ स्पेस है कि आप अच्छे से कंफर्टेबली इस गाड़ी में रह सकते हो। इस गाड़ी की ब्रांड न्यू कीमत है लगभग 21 लाख रुपए, प्लस इसमें आरटीओ के कुछ खर्चे अलग से आते हैं जब आप इसको कैरावैन रजिस्टर करवाते हो। ये गाड़ी आपको यूज्ड शायद ना मिले, अगर मिल जाए तो अंडर 3 साल पुरानी गाड़ी लगभग 17-18 लाख रुपए की कॉस्ट करनी चाहिए। इस गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी है लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर। आपको इस गाड़ी का शेल वेरिएंट लेना है जिसमें एयर कंडीशनर नहीं आता है, तो एयर कंडीशनर आप बाहर से इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपका एक डिसेंट साइज वॉशरूम निकलेगा और साथ ही एक डिसेंट साइज किचन निकलेगा। लगभग इस गाड़ी में 200 लीटर के आसपास का फ्रेश वाटर टैंक लग सकता है और पावर की बात करें तो इसमें करीबन 600 से 800 वॉट के सोलर पैनल इजीली इंस्टॉल करे जा सकते हैं। काफी सारे लोगों ने तो इस गाड़ी में एक वॉशिंग मशीन भी डाली है, तो एक तरीके से ये आपका चलता फिरता घर बन जाता है और इसमें आपको स्पेस की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। चलो, ये तो थी अच्छी बातें। अब करते हैं इस गाड़ी की थोड़ी बुरी बातें। भाई, सबसे पहले तो ये गाड़ी है टिन का डब्बा। इसके जो दीवारें आती हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल आती हैं और अंदर से आती हैं बिल्कुल खोखली। नंबर 2, ये गाड़ी में आगे नॉइज बहुत ज्यादा है। ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में इंजन रखा गया है तो नॉइज काफी ज्यादा आती है। नंबर 3, इस गाड़ी में ना इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, ना एयर बैग्स आते हैं, ना ही आपकी स्टीयरिंग टिल्ट आता है। सीट भी बहुत ही वाहियात आती है। वैसे तो इस गाड़ी में जो इंजन है वो मर्सिडीज डिराइव्ड FM 2.6 CR इंजन है, बट प्रॉब्लम यह है कि सबसे छोटी गाड़ी हो चाहे सबसे बड़ी गाड़ी हो, फोर्स सेम ही इंजन यूज करता है। तो ये एक काफी फनी सी बात है। सो अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और एक अच्छी गाड़ी लेनी है जिसमें अच्छा कंफर्टेबल लिविंग हो सके, एक अच्छी कैरावैन बन सके, आंखें बंद करके गाइस 3350 T2 ले लो। हाँ, इस गाड़ी को अगर आपको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में चाहिए तो आप मुझे procamperindia@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये गाड़ी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में दिलवा दूंगा। चलिए इस कैटेगरी की नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, जो है फोर्स मोटर्स की ही अर्बेनिया। भाई, अर्बेनिया सबसे लेटेस्ट व्हीकल है फोर्स मोटर्स का और ये मर्सिडीज स्प्रिंटर की ऑलमोस्ट कॉपी है। अब इस गाड़ी में 3 वेरिएंट आते हैं। सबसे पहला वेरिएंट आता है 3350 व्हील बेस, जो कि 9+D कैपेसिटी में आता है। इसके अगला वाला वेरिएंट आता है 12+D की कैपेसिटी में और उसका साइज है 3615, 3615 mm का व्हील बेस। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा वाला व्हील बेस जो कि है 4400। अब इन तीनों गाड़ियों का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है
जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। उसमें हर बारीकी जो एग्जिस्ट करती है वो मैंने डाली है, इंक्लूडिंग द लेंथ, विड्थ, हाइट, एवरीथिंग। तो गाइज अर्बेनिया में मेरी फेवरेट है अर्बेनिया 3615, जो मिडिल व्हील बेस वाला वेरिएंट है, वो मेरी फेवरेट है। इस गाड़ी की कीमत है लगभग 35 लाख रुपए। बट फोर्स ट्रैवलर और अर्बेनिया में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो अर्बेनिया में एयर बैग्स आ जाते हैं। नंबर 2 इसमें पैराबोलिक सस्पेंशन आ जाता है। नंबर 3 इसमें एयर कंडीशनर जो लगभग 2 लाख रुपए का मार्केट से लगता है, वो इसमें इनबिल्ट आ जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ट्रैवलर में मिसिंग है, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडोज, और इस गाड़ी में जो इंजन है वो भी आगे बोनट के अंदर है, तो नॉइज भी बहुत कम है। अपहोल्स्ट्री अच्छी है, सीट क्वालिटी अच्छी है, स्टीयरिंग में टिल्ट है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको ट्रैवलर से, तो इसमें और ट्रैवलर में जमीन और आसमान का अंतर है। ये जो 3615 वाला व्हील बेस है, इसमें लगभग सब कुछ बन जाएगा। 4 लोगों के बैठने के और सोने का अच्छा अरेंजमेंट, एक डिसेंट साइज किचन, डिसेंट साइज वॉशरूम, और इसमें एक साइड डोर आता है, एक एडिशनल साइड डोर आता है जो कि बहुत ही इजी है एक्सेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अर्बेनिया लेनी किसको चाहिए? सो अगर आपका बजट और पॉकेट अलाउ करता है एंड यू हैव एन एपेटाइट फॉर लग्जरी, तो आपको डेफिनेटली ट्रैवलर के बदले अर्बेनिया की तरफ जाना चाहिए। भाई साहब, राइड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। इसको ड्राइविंग में बहुत अच्छा प्लेजर आता है। आप एक काफी कमांडिंग पोजीशन पे जाके बैठते हो। फ्यूल इकोनॉमी 10 की है, क्योंकि इंजन जो ट्रैवलर में यूज होता है वही वाला इंजन इस गाड़ी में भी यूज होता है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एक बहुत प्रीमियम फील देती है। सो अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रैवलर 3350 T2 वर्सेस अर्बेनिया 3615 मिडिल व्हील बेस जो है, इन दोनों में से मैं कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, तो अगर मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तो मैं डेफिनेटली अर्बेनिया की तरफ जाऊंगा, मैं ट्रैवलर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और इस साल इस कैटेगरी 3 जिसको हम माइक्रोबस बोल रहे हैं, इनमें यही 2 एंट्री हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरी गाड़ी नहीं है जो इस कैटेगरी में एंटर कर सकी हो। हाउएवर इसमें मेरे पास एक आई विश सेक्शन है। आई विश सेक्शन में सबसे पहले आई विश की अर्बेनिया जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती। गाइस, अगर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाता। ये गाड़ी की सेल्स बहुत तगड़ी हो जाती। नंबर 2, आई विश इस गाड़ी में 4x4 कंपनी देती। तो 4x4 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अगर ये दोनों चीजें अर्बेनिया में आ जाती तो इसके जैसी कोई और गाड़ी थी ही नहीं। आई विश सेक्शन में इस बार मैंने दूसरी गाड़ी डाली है, टाटा अल्ट्रा T7। सो ये एक ट्रक है जिसमें क्रूज कंट्रोल और काफी सारे फीचर्स आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी प्राइवेट प्लेट पे नहीं मिल सकती, ये सिर्फ कमर्शियल प्लेट पे मिलती है, तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, एक गाड़ी है जो मिस आउट हो गई, वो है टाटा विंगर, जो आइडियली इस कैटेगरी में होनी चाहिए थी। अब अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं काफी लंबे टाइम से, तो आपको पता होगा मैंने टाटा विंगर को इस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला। और अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं टाटा विंगर कभी भी क्यों नहीं रेकमेंड करता। इस साल एक गाड़ी ऐसी भी है जिसको मैंने किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला, वो अपने आप में ही एक कैटेगरी है। इस गाड़ी का नाम है टोयोटा हाइलक्स। बॉस, क्या गाड़ी है! अगर आपने अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं लिया है तो उसके टॉप वेरिएंट जो कि ऑटोमेटिक 4x4 है, उसकी एक टेस्ट ड्राइव ले लो। अगर आपने एक बार वो गाड़ी चला ली गाइज, आप किसी भी और गाड़ी की तरफ जाओगे ही नहीं। इस गाड़ी में भी पूरा सेटअप बन सकता है, और इसमें करीबन 3 लोगों के सोने का स्पेस, एक डिसेंट साइज वॉशरूम, जो ट्रैवलर में वॉशरूम बनता है उसी साइज का एक वॉशरूम, एक किचन, एक एयर कंडीशनर, और एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ वो सब बन सकता है। मेरी एक टोयोटा हाइलक्स कन्वर्ट होने वाली है अगले कुछ दिनों में, आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा। भाई क्या गाड़ी है, क्या गाड़ी है! 35 से 40 लाख रुपए के बजट में हाइलक्स आ जाती है। गाइज, एक बार अगर आपने हाइलक्स बना ली, ट्रस्ट मी गाइज, आप किसी भी और गाड़ी की तरफ कभी जाओगे ही नहीं। गाइज, रोड हो ना हो, बर्फ हो, स्लश हो, सैंड हो, ये गाड़ी आपको हर जगह लेके जा सकती है बिना थके, बिना रुके। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 8 से 10 का इसका फ्यूल इकोनॉमी निकलती है। ब्रांड न्यू गाड़ी आपको लगभग 40 लाख रुपए के बजट में मिल जाएगी, और आजकल टोयोटा में बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो कुछ लोगों को तो ये 35 लाख रुपए में भी मिली है। इसके अलावा इस गाड़ी की मेंटेनेंस ना के बराबर है। तो गाइज, अगर मुझे किसी एक गाड़ी को चूज करना है और बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चूज करूंगा टोयोटा हाइलक्स। इसमें मुझे 4x4 भी मिलता है, इसमें मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, इसमें मुझे हिल डिसेंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, और राइड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, एक नंबर राइड क्वालिटी है। प्लस इसमें मुझे अपना कैरावैन का पूरा कंफर्ट भी मिलता है। सो गाइज, मेरी नजर में इस साल का जो एब्सोल्यूट विनर है इंडिया में कैरावैन के लिए, वो है टोयोटा हाइलक्स।
आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए और अब टाइम आ गया है कि मैं आपको रिवील कर दूं कि वो एक कैसा, वो जो सिस्टम मैं बात कर रहा था कि जो आपकी एग्जिस्टिंग एसयूवी को एक प्रॉपर कैरावैन में कन्वर्ट कर देगा, वो सिस्टम क्या है। सोचो, पता लगा आंसर? कमेंट करो। नहीं पता लगा, ये है आंसर गाइज, ट्रेलर्स। अब वेस्ट में तो ट्रेलर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके के स्कैम हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है ना, ये पोल्यूशन के नाम पे कि 10 साल में गाड़ियां आउट ऑफ द रोड, BS4 आउट ऑफ द रोड, इस तरीके की हरकतों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई अपने लिए भी ना ट्रेलर्स नंबर 1 सॉल्यूशन है। अब गाइज जिनको नहीं पता उनके लिए ट्रेलर्स होता क्या है। ट्रेलर गाइज एक सेल्फ सस्टेन्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल द एमिनिटीज होती हैं, जैसे एक एयर कंडीशनर, एक वॉशरूम, एक किचन, सोने के लिए 4-5 लोगों की फैसिलिटी, और इसके अंदर कोई मोटर नहीं होती, इसके अंदर कोई इंजन नहीं होता। तो इसको टो करने के लिए आपकी गाड़ी के पीछे एक हिच लगता है और आप इसको अपने साथ लेके चलते हो। नाउ ट्रेलर का एडवांटेज क्या है गाइज? पहले तो ये ट्रेलर 10, 15, 20, 25 साल आराम से चल जाता है अगर अच्छे से बिल्ड हुआ हो। नंबर 2, लेट्स से मेरे पास बोलेरो है और मैंने एक मीटिंग में जाना है, तो मैंने अपना ट्रेलर को अलग किया, वो मेरे घर पे रेस्ट कर रहा है और मैं अपनी बोलेरो लेके चला गया मीटिंग में और मैं आ गया। जब मुझे कैंपिंग पे जाना है उसको अटैच किया, ब्रेक वायर्स ऐड करी, लाइट्स वगैरह पीछे रेप्लिकेट हो गई और अब मैं चल पड़ा। मैंने पूरी कैंपिंग करी। कैंपिंग में लेट्स से मेरा राशन खत्म हो गया तो मुझे पूरा ट्रेलर लेके जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना ट्रेलर को रिलीज किया, अपनी गाड़ी को लेके मैं सामान लेके आया, मैं वापस कैंपिंग साइट पे पहुंचा और मैं अपने ट्रेलर में रहने लगा। नाउ गाइस, ट्रेलर की लीगैलिटीज को लेके बहुत सारे सवाल है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि भाई क्या ट्रेलर इंडिया में लीगल है, तो आप मुझे procamperindia@gmail.com पे ईमेल करो। मैं आपको इसके सारी लीगैलिटीज इंडिविजुअली बताना चाहता हूं। और अगर आप अपना ट्रेलर मेरे साथ बिल्ड करना चाहते हो या आप अपना कैंपर वैन मेरे साथ बिल्ड करना चाहते हो, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। आप मुझे ईमेल करो procamperindia@gmail.com पे। मैं और मेरी टीम कार्बन फाइबर में परफेक्ट है, GRP में परफेक्ट है, फाइबर का काम करने में परफेक्ट है, एल्यूमिनियम में परफेक्ट है, मेटल में परफेक्ट है, और तो और इसके साथ हम एयरक्राफ्ट ग्रेड एक्सट्रूड अलॉयज पे भी काम करते हैं। तो अल्टीमेटली आपका कोई भी फैब्रिकेशन से रिलेटेड काम जो है वो मेरे यहाँ इजीली हो जाएगा। ईमेल करना, ईमेल पे हम लोग बात करेंगे।